हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उत्तल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको किरण आरेख खींचना बताऊंगी और प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बताएंगे, साइज कैसे बताएंगे और प्रकृति कैसे बताएंगे, ये मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना, उसमें जो टोटल 6 केस हैं, उन 6 केस की मैंने 6 वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपको किरण आरेख, साथ ही साथ आपको किरण आरेख खींचना भी बताया है और किरण आरेख खींचने के बाद किस तरीके से हम प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति बता रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है अवतल दर्पण में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें भी हम पहला केस पढ़ेंगे जब कोई बिंब या कोई भी बिंब या कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु जैसे कोई भी मोमबत्ती जला के रख दी है मैंने, जो कहाँ पे है, अनंत पर स्थित हो। जब कोई बिंब अनंत पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसे प्राप्त होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, साइज क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, और साथ ही साथ ये जो किरण आरेख मैंने यहाँ पे खींचा है, इस किरण आरेख को हम किस तरीके से खींचेंगे आज मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको किरण आरेख किस तरीके से खींचेंगे ये बताती हूँ। तो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या खींचेंगे, एक उत्तल दर्पण खींचेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे नाप ले लेंगे कि हम कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण खींचना चाहते हैं। ठीक है, माना मैंने यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला मैं उत्तल दर्पण खींचना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा और यहाँ पे नाप लेने के बाद एक उत्तल दर्पण खींचा। ठीक है, ये मैंने एक उत्तल दर्पण खींच दिया है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो उसका उभरा वाला हिस्सा होता है वो उसका परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ऐसा दर्पण का ऐसा पृष्ठ जिसमें क्या हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है, वह दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, उभरा वाला हिस्सा इसका परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ये खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मुख्य अक्ष खींचेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि मुख्य अक्ष क्या होती है, ऐसी काल्पनिक और सीधी रेखा होती है जो दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, दर्पण का जो मुख्य फोकस है और दर्पण का जो ध्रुव है, वहां से होके वो गुजरती है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे मुख्य अक्ष खींची। और आपको पता होगा जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ पे हम वक्रता केंद्र भी दर्शाएंगे। तो जो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण से पीछे की ओर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो वक्रता केंद्र है वो क्या होगा, दर्पण से पीछे की ओर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वक्रता केंद्र बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे दर्पण का से मुख्य अक्ष गुजर रही है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से, तो वहां पे क्या होगा, दर्पण का ध्रुव, जिसे हमने यहाँ पे पी से डिनोट किया। इसके बाद क्या होगा, हमें क्या दर्शाना है, यहाँ पे मुख्य फोकस भी दर्शाना होता है। मुख्य फोकस मैंने आपको बहुत बार बताया है कि R = 2F करके मैंने एक रिलेशन आपको पढ़ाया है। यहाँ से क्या होता है, F = R/2। ठीक है, जो हमने 4 सेंटीमीटर ली है वो क्या है, R है, यानी वक्रता त्रिज्या जो मैंने यहाँ पे 4 ली थी। ठीक है, /2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो फोकस दूरी है वो कितनी निकल जाएगी, 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हमारा 2 सेंटीमीटर होगा, वहीं पे हमारा क्या होगा, फोकस केंद्र होगा, यानी दर्पण का मुख्य फोकस होगा, जो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दर्पण का मुख्य फोकस होगा। यहाँ तक आया समझ में, ये हमने अच्छे से जो इसके मुख्य बिंदु थे वो डिनोट कर दिए। अब देखो हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं, हम केस पढ़ रहे हैं जब कोई बिंब अनंत पर स्थित हो। ठीक है, जो कोई भी हमारे बिंब है जहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, माना कोई जली हुई मोमबत्ती है, उसमें से जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे वस्तु बनाएंगे जो अनंत पर स्थित है। माना यहाँ पे है वस्तु, मैंने यहाँ पे बनाई इस तरीके से, ये एक वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु का मैंने नाम भी दे दिया, इस वस्तु का नाम है A और B। A, B, ये एक वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, अनंत पे रखी है। तो इसमें से जब प्रकाश किरणें आएंगी इस तरीके से, तो प्रकाश किरणें क्या आ जाएंगी, पहली प्रकाश किरण, हम इसमें ज़्यादा नहीं, 2 किरणों के माध्यम से यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक है, तो माना पहली प्रकाश किरण जो आ रही है, जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो इस तरीके से हम दर्शा रहे हैं कि ये किरणें क्या आ रही है, अनंत से, डॉट डॉट लाइन से।
और यहाँ पे क्या आ रही हैं, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष क्या है, ये है, इसके समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रकाश किरण टकराई। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये परावर्तित हो जाएगी। ये केस मैंने आपको, जो इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, थर्ड वीडियो में मैंने आपको ये केस अच्छे से बताया है। यदि कोई उत्तल दर्पण के में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो टकराने के बाद क्या होती है, पृष्ठ से परावर्तित हो जाती है। लेकिन परावर्तित होने के बाद वो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो हम इस प्रकाश किरण को इस तरीके से अगर पीछे को मिलाएंगे, जो ये प्रकाश किरण निकल रही है इसको इस तरीके से पीछे को मिलाएंगे तो ये कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, प्रतीत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे दर्पण के पीछे की ओर डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे दर्शा रखा है। ठीक है, माना फिर दूसरी कोई प्रकाश किरण आ रही है, वो भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही है। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश किरण आई जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आई। अनंत से एक प्रकाश किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराई। ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, वो भी टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, परावर्तित हो जाएगी, इस तरीके से ही वो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। लेकिन हम क्या कहेंगे, जब हमने ये पढ़ा है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो समांतर आने के बाद वो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो हम यहाँ पे डैश डैश लाइन से पीछे को बताएंगे। ठीक है, ये हम कैसे कह रहे हैं, मैंने आपको ये सारे केस थर्ड वीडियो में, इस चैप्टर का जो थर्ड वीडियो है उसमें मैंने आपको बता रखा है। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप पहले थर्ड वीडियो देख लेना। ठीक है, एक प्रकाश किरण आई जो दर्पण के वक्रता केंद्र से आई। ठीक है, ये प्रकाश किरण भी आई, मुख्य अक्ष में ही आई और दर्पण के वक्रता केंद्र पर आई। ठीक है, तो हमने ये भी केस पढ़ा है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होके आती है या होके गुजरती है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, वो वापस उसी दिशा में, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो अब देखो ये हमने यहाँ पे किरण आरेख बना दिया है। ठीक है, अब हम कैसे कहेंगे कि हमें प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो प्रतिबिंब कहाँ पे, जहाँ पे ये प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, देखो एक प्रकाश किरण परावर्तन के बाद यहाँ को चली गई, एक प्रकाश किरण परावर्तन के बाद यहाँ को चली गई, ये प्रतिच्छेद तो कहीं पे नहीं करेंगे क्योंकि एक इस साइड को चली गई, इस साइड को चली गई। लेकिन देखो हमने ये कहा कि ये प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। अगर हम इन्हीं प्रकाश किरणों को अगर पीछे की ओर मिलाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश किरणें हैं कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, दर्पण के मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम प्रतिबिंब, आपको किरण आरेख बनाना आ गया, इसी तरीके से हम किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है, ये इसका किरण आरेख है। कौन सा केस पढ़ा, जब कोई बिंब अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो उसका किरण आरेख इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे। अब हमें क्या हो गया, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो प्रतिबिंब प्राप्त होने के बाद हम क्या बताएंगे, प्रतिबिंब की जो स्थिति है, यही किरण आरेख मैंने यहाँ पे भी खींचा है। हम यहाँ पे क्या बताएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे। तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रतिबिंब हमें प्राप्त कहाँ हो रहा है। तो स्थिति कहाँ पे है, दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे है ना, तो दर्पण के पीछे कहाँ पे, दर्पण के मुख्य फोकस पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर। ठीक है, ये स्थिति बता दी हमने। उसके बाद है प्रतिबिंब का साइज। तो देखो प्रतिबिंब का साइज कितना है, फोकस पर है और कितना कैसा है, बिंदु आकार का है। ठीक है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, वस्तु हमारी ये है, तो कंपेयर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि ये इससे बड़ी है या इससे छोटी है। जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये इस चीज़ से बड़ा है या इस चीज़ से छोटा है, तो हम कंपेयर किससे करते हैं, वस्तु से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी वस्तु इतनी थी और हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है इतना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का। ठीक है, क्यों हमने कहा, क्योंकि हम इसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, वस्तु के साइज से कंपेयर कर रहे हैं। तो वस्तु के साइज के हिसाब से ये क्या है, बहुत छोटा है और बिंदु साइज का हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आभासी तथा सीधा। आभासी कैसे कह रहे हैं, अगर कोई प्रतिबिंब हमें दर्पण के
आगे की ओर, ठीक है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके आगे अगर हमें प्राप्त होता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। और दर्पण के पीछे अगर हमें कोई प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके पीछे हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। और आप देख भी सकते हैं चम्मच की मदद से, आप चम्मच में देखना, जो उसका परावर्तक पृष्ठ है, जो उभरा वाला हिस्सा है, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा आपको दिखेगा, ठीक है। जबकि आप गहरी वाली साइड देखोगे तो आपका प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी है। आभासी क्यों है, दर्पण के पीछे की ओर हमें प्राप्त हो रहा है और क्या है, सीधा प्रतिबिंब है, ठीक है। तो आज का ये हमने केस यहाँ पे पढ़ लिया है, जब कोई वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर स्थित हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।